मेरे प्यारे साथियों, आपके जीवन में आपको बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं और इस लाइफ में हर पल इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। कुछ लोग सीख करके अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को वो अनुभव दे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं केवल अपनी पीढ़ियों को ही ये अनुभव क्यों दूं। मैं इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति तक अपने जीवन के अनुभव शेयर कर रहा हूं और ये श्रृंखला जारी रहेगी। आज ये मेरा पहला जीवन के अनुभव से संबंधित पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, कई विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि हम किताब उठाते हैं, पढ़ने में हमारा मन ही नहीं लगता है। आपको शायद ही ये इससे संबंधित टॉपिक आपको कहीं भी किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेगा, ना पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप कोई स्टूडेंट किसी के सामने ऐसा पूछता भी है प्रश्न कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसको कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब प्राप्त नहीं होगा। जवाब तो मिलेगा ही नहीं और पागलों की श्रेणी में ज़रूर उसको डाल दिया जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते जब, तो हम उसको कहने लगते हैं कि यार ये तो बेकार आदमी है, ये पागल है, ये उजूल फजूल क्वेश्चन, निरर्थक प्रश्न पूछता है। तो देखिए, जिन बच्चों का, मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, साथियों, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो अनुभव प्राप्त हुआ वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। मेरी आत्मा, मेरा मन इस अनुभव को शेयर करने के लिए आतुर है और मैं इस अनुभव को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। मैं आप लोगों को हर दिन वीडियो के माध्यम से नए नए अनुभव देता रहूँगा। तो जिन विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो कहते हैं हम कोई किताब उठाते हैं। पहली बात तो हमें किताब उठाने का मन नहीं करता है। किताब उठा भी लेते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है, आलस आता है। क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कब पढ़ें, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सब प्रश्न आते हैं उनके दिमाग में। और कुछ देर किताब उठाई, ये पन्ना पलटा, वो पन्ना पलटा और बंद करके रख दिया। अब देखिए, पढ़ाई के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पर आपका एक अलग स्टडी रूम होना चाहिए, एक अलग कमरा होना चाहिए। आपकी पढ़ाई से कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना करे। उस कमरे में आपको एक मेज कुर्सी होनी चाहिए। मेज कुर्सी बैठ करके पढ़ने की आदत डालेंगे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी, आपको आलस कम आएगा। ठीक है। और जिस कमरे में आप अपना स्टडी रूम बनाए हुए हैं, उस कमरे में आप जब भी, जितनी भी देर आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करना है, आप लेट करके, बिस्तर पर लेट करके अध्ययन बिल्कुल कदापि ना करें। जितनी देर भी आपको पढ़ना है, मेज कुर्सी का इस्तेमाल करें। अगर आपको आलस आता है तो अपने स्टडी रूम में बेड या बिस्तर को हटा दें। पल पल आपको लेट के पढ़ने की आदत है, उस बिस्तर को हटा दीजिए वहाँ से। जब वो चीज़ सामने ही नहीं रहेगी, आपको लेटने का मन नहीं करेगा।
ठीक है। तो एक उचित वातावरण होना चाहिए, सबसे पहला बिंदु तो यही है। एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए आपको। एक पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक जो शोरगुल से मुक्त कमरा हो, जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब ना होता हो, उस कमरे में आप अपना स्टडी रूम बना सकते हैं। मेज़ कुर्सी रखिए, हमेशा कुर्सी पर बैठ करके और मेज़ पर बुक रख करके अध्ययन करें। आपके पास डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट कुछ नहीं होने चाहिए जितनी देर तक आपको पढ़ाई करनी है। यहाँ तक कि आपका मोबाइल भी आपके पास नहीं होना चाहिए। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि किसी का फ़ोन आ जाएगा, हम रिसीव नहीं करेंगे, उसको बुरा लग जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। अगर आप ये सब सोचते हैं तो आप फिर अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आपको ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपने 2 घंटे का मन बनाया है पढ़ने का, तो 2 घंटे मन लगा करके ही पढ़िए उसको। इसके बाद अपना मोबाइल उठाइए, फिर देख लीजिए। ये नहीं कि बगल में मोबाइल भी रखा है, 5 मिनट बाद किसी की कॉल आ गई, आपने रिसीव कर लिया, आपका जो ध्यान लगा था पढ़ाई में वो आपका ध्यान वहाँ से हट जाता है। तो आप जितने भी डिस्टर्ब चीज़ें हैं उनको हटा दीजिए वहाँ से। मोबाइल साइलेंट मोड पे लगा दीजिए, एक किनारे रख दीजिए। आप ये सोच लीजिए कि हम 3 घंटे के लिए अगर बैठ गए पढ़ने के लिए, तो उस ड्यूरेशन में आपको कोई भी मोबाइल नहीं टच करना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप ध्यान से इसको सुनते जाइए। नेक्स्ट बात ये है कि कुछ लोग दिखावा करते हैं, किताब लेके बैठ गए, मम्मी पापा के डर के वजह से या किसी को दिखाने के उद्देश्य से किताब लेके बैठ गए, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस किताब लेके बैठे हैं, मन कहीं और लगा हुआ है। तो ये सब ड्रामा या दिखावा बिल्कुल ना करिए, ठीक है ना। जितनी देर मन लगे उतनी देर पढ़िए, नहीं मन लग रहा बुक रख दीजिए। ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात ये है, आपके कमरे में पहली बात, जहाँ भी आप स्टडी रूम है वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन, खिड़की खुली होनी चाहिए, ऑक्सीजन लेवल आपके कमरे का होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बंद कमरा हो, कहीं से भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो आपका माइंड भी काम नहीं करेगा, आपको पढ़ाई में मन कम लगेगा। अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप अपने रूम में, कुछ लोग क्या करते हैं कि सारी किताबें सिस्टमैटिक तरीके से रख देते हैं अलमारियों में। अब वो सोचते हैं कि यार हम कौन सी बुक उठाएं, किस बुक को पढ़ें। उनका कोई निश्चित टाइम टेबल ही नहीं होता है कि हमें कब कौन से विषय स्टडी करना है। तो आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल के आधार पर ही आप अपनी प्रिपरेशन करें। कि अगर आपने टाइम टेबल बना लिया कि शाम को 4 बजे से 5 बजे तक हमको ये विषय पढ़ना है, तो वही विषय पढ़ना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब मन आया जो विषय उठा लिया। कुछ बच्चों को हम देखते हैं, जब मन आया तो हिस्ट्री उठा ली, जब मन आया ज्योग्राफी उठा ली, आज मन है हमारा मैथ पढ़ने का, मैथ पढ़ लिया। तो आपको क्रम से पढ़ना पड़ेगा ना, कि जिस विषय को आप पढ़ रहे थे कल हमने कितना पढ़ा, उसी के आगे ही तो आप जारी रखेंगे, तब तो आपको पीछे की चीज़ें याद रहेंगी, समझ में आएगा आगे का स्टेप। ऐसा तो है नहीं कि मन के मुताबिक। मन तो देखो बहुत चंचल है, मन तो आपका यहाँ से इंडिया में बैठे होंगे और अमेरिका जाने को मन करेगा। तो ऐसा आपको मन के हिसाब, मन की चंचलता पर आपको कंट्रोल करना है। मन चाहे जितना भी भटके, आपको भटकना नहीं है। तो सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि आपको अपनी चंचलता को कंट्रोल में रखना है, इंद्रियों को आपको बस में रखना है, ठीक है। अब
जो लास्ट में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ वो ये है कि आप अपने चारों ओर बुक्स फैला लीजिए। जिस कमरे में आप अध्ययन कर रहे हैं वो बुक्स किसी अलमारी या गोदरेज में रखने के लिए नहीं है। जितनी भी बुक्स हैं आपके पास सारी बुक्स फैला लीजिए। अब प्रश्न ये है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता या किसी बुक को उठाने का मन ही नहीं करता है। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर आपको किसी से दोस्ती बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति से आपको संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, मेल मिलाप करना पड़ेगा, उसके पास रोज़ रोज़ आना जाना होगा। वो कभी आपके घर आए, कभी आप उसके घर आए, मतलब संपर्क में, टच में रहना ज़रूरी है, तभी तो दोस्ती बनेगी। बिना संपर्क में रहे दोस्ती बन जाएगी। अगर आपको किताबों से दोस्ती करना है तो वो किताबें आमने सामने होनी चाहिए, अगल बगल, दाएं बाएं दाएं, सब ऊपर नीचे, हर जगह आप अपनी किताबों को फैला लीजिए। चारों तरफ जब आपकी बुक्स नज़र आएंगी तो उनकी आपसे 1-2 दिन में ही आपकी दोस्ती स्थापित हो जाएगी। सबसे पहले उन किताबों को अपना दोस्त बनाइए, और दोस्त होना चाहिए आपकी नज़रों के सामने। ये ऐसा नहीं कि वो अलमारी में आपका दोस्त अलग बैठा हो। जिस दिन आप किताबों को चारों तरफ फैला लेंगे, कुछ लोगों का आलस करता है कि एक जगह बैठ गए, अब उनका अगर अलमारी में कोई बुक रखी है उठाने का मन ही नहीं करता है। तो उन अलमारियों में सजा कर रखने के लिए नहीं है वो बुक्स। उन किताबों को आप अपने चारों तरफ जहाँ भी बैठते हैं उनको फैला लीजिए। कोई यही तो कहेगा, अरे यार वो बहुत तितर बितर अपनी किताबों को रखता है, सिस्टमेटिक नहीं रखता है। अरे किसी के कहने पे मत पढ़िए। ये मेथड आप आजमा के देखिए, आपका पढ़ाई में मन ऐसा लगेगा कि आपको किताबें छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो आप अपनी बुक्स को अपनी मेज टेबल पर चारों तरफ सजा लीजिए। आपके नज़दीक होनी चाहिए, आपके चारों तरफ, जहाँ भी आप हाथ डालें वहाँ आपको बुक्स ही नज़र आए। फिर देखिए आप जब वो बुक्स नज़र आएंगी तो फिर उनसे आप बात करेंगे। जब आपका दोस्त सामने बैठा होगा तो आप उससे बात करोगे, ठीक है। इसी तरह बुक्स जब आप उठाओगे, आपके दाएं बाएं रखी होंगी, उन बुक्स को आप अध्ययन करोगे। जब अध्ययन करोगे तो अपने ऑटोमेटिक आप उनसे जुड़ जाओगे, उनको पढ़ोगे तो आपका धीरे धीरे मन लगेगा। और कई स्टूडेंट का ये होता है, उनका ना तो निश्चित है कि कौन सा स्टडी रूम है, आज इस कमरे में पढ़ लिया, कल उस कमरे में, कल परसों छत पे पहुंच गए, कहीं सीढ़ियों के पास पहुंच गए। कोई निर्धारित स्थान होना चाहिए। अगर आपको कहते हैं ना कि जैसे पूजा पाठ में किसी को ध्यान एकाग्र करना है तो एक पूजा पाठ का भी एक निश्चित स्थान होता है, कमरा होता है। तो इसी प्रकार से अपनी स्टडी को पूजा समझिए। आपके लिए वो एक पूजा के समान है, वर्शिप के समान है। तो जब आप उसको पूजेंगे तो आपको उसमें निश्चित रूप से आपका मन लगेगा, ध्यान एकाग्र हो जाएगा, ठीक है। और आज के समय में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब एलिमेंट हो गए हैं ये टीवी, मोबाइल। तो अगर आपके पास ये रहेंगे तो आपको ये डिस्टर्ब हमेशा करते ही रहेंगे। इसलिए इनसे थोड़ा सा दूरियां बना के रखें। इनसे दूरियां होंगी, ठीक है ना, तो पढ़ाई में मन कम लगेगा। और कई बच्चों को मैंने देखा मोबाइल पे ही ज़्यादा अध्ययन करते हैं, वो लिखते नहीं हैं। वो कहते हैं कई बार हम याद करते हैं, याद ही नहीं होता है। एक बात, इस प्रश्न का जवाब यही है कि आप कोई भी टॉपिक का अध्ययन करिए, उसको कॉपी में राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसको
कॉपी में अगर आप राइटिंग नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, वो शब्द आपके मन मस्तिष्क में, या वो वाक्य, सेंटेंस, वो टॉपिक आपके मन मस्तिष्क में कभी बैठ ही नहीं सकता। ठीक है ना। जब आपकी वो कलम से एक बार गुजर जाता है वो शब्द, आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाता है। और जब हम केवल पढ़ते रहते हैं, कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अपने चारों ओर बुक्स ही बुक्स फैला के रख लीजिए। जहाँ भी हाथ डालिए आपको बुक्स मिलनी चाहिए। ठीक है ना। और उन चीज़ों को आप दूर करते जाइए। आपको ये अनुभव करना पड़ेगा, आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप खुद पहचानें कि हमारी पढ़ाई के शत्रु कौन हैं, हमारी पढ़ाई के दुश्मन हैं कौन। ये मोबाइल है कि टीवी है, या हमारे दोस्त हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो बार बार घूमने फिरने के लिए बुलाते हैं। ठीक है ना। या वो फंक्शन है, वो त्यौहार हैं, वो समारोह हैं, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। क्या चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, इन चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज करें, पहचानें, और उनसे अपनी दूरियां बना लीजिए कुछ समय के लिए। क्योंकि आप कोशिश करिए कि जितनी जल्दी आपको जॉब मिल जाए उतना ही अच्छा है। कंपटीशन की तैयारी करने के इस दौर में जितनी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी उतना ही अच्छा है। जितनी देर में मिलेगी उतना ही आपका सैलरी का नुकसान होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि मिल जाएगी, चाहे जब तक पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, घर परिवार में भी कोई कुछ नहीं कहता है। तो आपको इस प्रश्न का जवाब भी ढूंढना पड़ेगा कि जितने वर्षों के बाद आपको, अगर मान लीजिए 10 साल आपने तैयारी की, तो आपके 10 साल की सैलरी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप 1 साल की प्रिपरेशन करके ही जॉब पा जाते हैं तो आप सोचो कितने आगे निकल गए आप। तो इस विषय पर भी विचार आपको करना पड़ेगा। और एक दिमाग में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं और ऐसी ही आती रहेंगी, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। देखिए, आप संकोच एक बहुत बड़ा शत्रु होता है इंसान के विकास का। सबसे बड़ा शत्रु है उसका संकोच करना, हेजिटेशन, हिचकिचाहट, संकोच करना, कुछ कह ना पाना। संकोच इस प्रकार का होता है कि जैसे आपका कोई दोस्त है, वो बुला लेता है, अब आप संकोच करते हो कि यार उससे मिलने नहीं जाएंगे या उसके काम नहीं आएंगे, तो उससे हमारा विवाद हो जाएगा या वो दोस्त हमसे छूट जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए मैं ये नहीं कहता कि सामाजिक जीवन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ाई पढ़ाई, केवल अर्थ ही सब कुछ है। सामाजिक जीवन, दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उनके लिए भी एक निर्धारित समय रखिए। कोई अर्जेंट काम हो आप साथ दीजिए, अर्जेंट काम नहीं है, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है, कहाँ मेरी ज़रूरत है या मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आपको उन स्थानों पर जाना है। ठीक है। और निरर्थक जो बेफजूल के हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, उन चीज़ों को हमें रोक लगानी है। आपको स्वयं पहचानना पड़ेगा इस चीज़ को। तो आपको ये संकोच हटाना पड़ेगा। ये संकोच का जो पर्दा है ना, ये जब तक आपके सामने, आंखों के सामने आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों का इंद्रियां अपनी बस में नहीं हैं, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, वही संकोची होते हैं। संकोच एक डर से भी पैदा होता है कि यार ये दोस्त मुझसे ना छूट जाए, ये रिश्तेदार को बुरा ना लग जाए, अगर मैं उनकी शादी में नहीं गया तो कल वो मेरी शादी में भी नहीं आएंगे, अगर मैं उनकी रिश्तेदारी फंक्शन में नहीं गया,
वो क्या सोचेंगे, लड़ाई हो जाएगी। तो ये सब ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए एक निर्धारित समय, ज़्यादा समय आप बर्बाद ना करें। जहाँ अर्जेंट हो, अर्जेंट वर्क हो, वहाँ आप जाइए, जहाँ आपके बिना भी काम हो सकता है। और अगर आपका एक दिन का लॉस हो गया, आप सोचिए कितने करोड़ों बच्चों से आप पीछे हो गए। आपके साथ वो करोड़ों बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने 1 घंटा पढ़ लिया तो वो कितने आगे निकल गए। वो कंपटीशन में तो हर एग्ज़ाम में टॉप कर जाएंगे। तो आपको सिर्फ अपने आप से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, करोड़ों बच्चों के साथ भी कंपेयर करते रहना है। क्योंकि वो बच्चे जो और भी हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा समय तक भी पढ़ रहे हैं। तो उनके ज्ञान से, जब आपका ज्ञान ज़्यादा होगा तभी तो सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको संकोच का पर्दा हटाना पड़ेगा। और आपको किसी की बातों पर नहीं आना है। कुछ लोग आपको हतोत्साहित करने वाले भी होंगे, तो उन हतोत्साहित लोगों का, जो आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे कि यार इतने साल हो गए अभी तक नहीं कोई एग्ज़ाम निकला, इन सब शब्दों से आपको दूर रहना है। इन सब बातों पर आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को देखना है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन सब तारीफ़ करेंगे, यही बोलेंगे यार पढ़ता तो था, ये बंदा बहुत पढ़ता था, इसका तो सिलेक्शन होना ही था एक दिन। मैं तो जानता था कि ये निश्चित रूप से ब्रिलियंट छात्र है, कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। सबकी वाणी बदल जाती है। सफलता के 100 हाथ होते हैं और असफलता अनाथ होती है। आपने ये कहावत भी सुनी होगी। तो सफल व्यक्ति के साथ हर कोई है। तो जो आपको उत्साहित करें उनके साथ रहिए, और जो आपको हतोत्साहित करें उनकी बातों को मत सुनिए। मैं उन बच्चों के अभिभावकों से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि जो आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनका साथ ज़रूर दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको हतोत्साहित ना करें। आप सब कुछ करते हैं, पैसा लगाते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स दिलाते हैं, कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है किसी व्यक्ति को सफलता हासिल करने में, वो है मनोबल। अगर उसका मनोबल हाई रहेगा तो वो निश्चित रूप से जल्दी सफलता प्राप्त कर लेगा। तो उन अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों की पढ़ाई में उनका साथ दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको हतोत्साहित ना करें। उनको हमेशा ये कहें कि एक ना एक दिन बेटा तुम ज़रूर सफल होगे, तुम पढ़ाई करो। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा भी कभी कभी कई एग्ज़ाम देते देते भी हतोत्साहित होता है। तो हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको निराश नहीं होना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, आप निराश जब भी होने लगें तो कुछ ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनी या उनसे जीवन के संघर्ष की कहानी को अभी अध्ययन किया करें। इससे आपका मनोबल बढ़ता है। उनके जीवन की जिस तरह की कठिनाइयों से वे जूझे हैं, जिस परिस्थितियों से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तब जाके आगे आने वाली पीढ़ियां उनको पूजती हैं। तो आपको निश्चित रूप से उनसे एक प्रेरणा प्राप्त होगी, इंस्पिरेशन प्राप्त होगा, जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जो आपको अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होने देगा। लक्ष्य में आपको लक्ष्य प्राप्त, पढ़ाई के लिए या जॉब प्राप्त करने के लिए आपको किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है कि किसी धारदार हथियार हो। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
ये ऐसा युद्ध क्षेत्र है, इसमें सबसे बड़ा हथियार होता है मनोबल। आपके जीवन में सबसे बड़ा हथियार है सफलता दिलाने में मनोबल आपका, जो आपको साहस प्रदान करता है, इनकरेज करता है और आपको आगे ले जाता है। और आपको जॉब प्राप्त करने में जो भी आप जो चाहोगे वो मिलेगा फिर। जब भी आपका पढ़ाई करते करते मन ऊबने लगे तो थोड़ा सा एक गैप होना चाहिए। जैसे आपने 2 घंटे की पढ़ाई की, ऐसा नहीं कि 4 घंटे के लिए बैठ गए तो बैठ गए। बीच बीच में आप जलपान करते रहें, क्योंकि आपको पता है H2O पीने से, यानी जल पीने से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। आपके ब्रेन को ऑक्सीजन प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब आपका ब्रेन कभी थकावट भी महसूस करने लगता है तो उस दौरान आप 5 मिनट के लिए म्यूज़िक सुन लिया करें। आपको जो मन को जो अच्छा लगता है वो 5 मिनट आप म्यूज़िक सुन लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आधे घंटे आपने पढ़ाई की और मन ऊबने लगा, ऐसा नहीं। कम से कम आप 2-3 घंटे तो पढ़ें ही। कम से कम 1 घंटे का तो लगातार कंटिन्यूअस रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। 1 घंटे के बाद ही आप अपनी चेयर छोड़ें। तो आप बीच में 1 घंटे के बाद आप अगर 5 मिनट का सॉन्ग सुन लेंगे, आपको एनर्जी दे देगा वो। टाइम टेबल ज़रूर बना के रखना चाहिए। टाइम टेबल का विशेष रोल है। मैं मानता हूँ कि सफलता में टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। अगर आपका निर्धारित होगा कि हमको कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जब मन आया जो भी विषय आपने उठा लिया और पढ़ लिया, ये गलत है। हर विषय पर आपको प्रतिदिन पढ़ना ज़रूरी है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, मान लीजिए कि आप मैथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज हम 10 दिन तक मैथ पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपने 10 दिन पढ़ लिया मैथ, अगले 10 दिन के लिए आपने टारगेट रख लिया कि जनरल स्टडी पढ़ेंगे, तो ये गलत है। आपको प्रतिदिन जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित टॉपिक हैं, जैसे जो भी सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, तो उन सब्जेक्ट को आपको प्रतिदिन स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है ना। आप ऐसे ही सोच लीजिए, अगर 10 दिन तक किसी से आप मुलाकात नहीं करते हैं, किसी फ्रेंड से, तो आपको बिछड़ा सा नहीं लगेगा? वो आपको लगेगा कि यार बहुत वर्षों से मुलाकात नहीं हुई है। तो इसीलिए प्रतिदिन मिलना ज़रूरी है। मैथ से भी प्रतिदिन मिलिए, ये जो भी मतलब आपके सब्जेक्ट हैं, जनरल स्टडी से भी मिलिए। अब जनरल स्टडी में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, तो आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय दें। ठीक है। अगर 1 दिन का गैप भी हो तो ऐसे आप रख सकते सप्ताह के दिनों के अनुसार, कि संडे, मंडे, ट्यूसडे अपने डेज के हिसाब से भी अपने हिस्ट्री मंडे को रख लिया, ज्योग्राफी ट्यूसडे को रख लिया। तो इस तरह से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। हर विषय का आपको प्रतिदिन अध्ययन करना है, उनसे जुड़े रहिए आप प्रतिदिन। आप पेज भी पलटते रहेंगे, थोड़ा बहुत पीछे आगे का देखते रहेंगे, तो वो आपके दिमाग से विस्मृत नहीं होंगी, वो चीज़ें आपको स्मरण बनी रहेंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी जीवन के नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।